औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 स्टीशियोमेट्री। और ये जो स्टीशियोमेट्री है इसमें हम सबसे पहले एसएलओस की बात कर लेते हैं, जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स या स्टूडेंट इस चैप्टर को पढ़ने के बाद किस चीज़ को जो है वो अंडरस्टैंड करेगा, कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जो वो इस चैप्टर से समझेगा और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। इस चैप्टर के अंदर ना आप लोगों को हिसाब किताब सिखाया जाता है। हिसाब किताब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात समझाऊं कि कोई भी आपने रिएक्टेंट लिए या कोई भी दो चीज़ों को रिएक्ट करवाया या चार चीज़ों को या जितनी चीज़ों को रिएक्ट करवाया, उसकी कोई अमाउंट आपने ली, ठीक है, और वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब ये दो तरह से है। अब एक तो वो है जो आपकी थ्योरी में ये बात लिखी हुई है, दूसरी चीज़ है जो प्रैक्टिकल में। थ्योरी में आपका जितना रिजल्ट आना चाहिए, जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं और जो ऑब्टेन्ड वैल्यू होती है, जो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन आपको जो रिजल्ट सामने आते हैं उनको कंपैरिजन करना, उसमें जो पहला हाफ है ना थ्योरी वाला, वो थ्योरी वाले हाफ को इस चैप्टर के अंदर आप सीखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं मुख्तलिफ, और कैसे अंदाज़ा लगाया जाता है कि हम जो रिएक्शन कर रहे हैं उसमें कितनी अमाउंट हमने ऐड की है, ठीक है, और उसको हम उसकी प्रोडक्ट कितनी एक बननी चाहिए, इस चीज़ के कंसेप्ट के ऊपर ये सारा चैप्टर है। अगर हम इसमें बात करें तो स्टीशियोमेट्री का इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद मोल का कंसेप्ट थोड़ा सा दिया हुआ है, फिर उसके बाद इसमें कुछ टर्म्स हैं, मोलर वॉल्यूम है, डेंसिटी है और गैसेस की डेंसिटी है एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। फिर उसके बाद अगर हम आए तो मोल मास की जो कैलकुलेशंस हैं या स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं वो परफॉर्म करेंगे। उसके लिए कुछ एग्जांपल्स होंगी और कुछ कंसेप्ट असेसमेंट्स होंगी, उनको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम आए तो इस चैप्टर के अंदर हमें दो कंसेप्ट देखने को मिलते हैं। एक लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट है और एक हमारे पास जो है वो यील्ड का कंसेप्ट है। ये दोनों जो है हम लोग इसमें सीखेंगे और इन दोनों कंसेप्ट को फिर इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी इसमें थोड़ी बहुत एडिशन कर दी है। अब इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी इंडस्ट्रीज में हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं, कंसेप्ट ऑफ यील्ड को और कंसेप्ट ऑफ जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है इसको हम जब इंडस्ट्रीज में अप्लाई करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या और कोई इंडस्ट्री है तो उसमें हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में ये कैसे काम करती हैं, ये जो हम इस चैप्टर में जो चीज़ें पढ़ रहे हैं इसका ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में कितना एक रोल है, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पिछली बुक थी फर्स्ट ईयर की, उसके अंदर इतना डिटेल नहीं था। मतलब ये दो टॉपिक जो मैंने आपको एंड पे बताए हैं कि ड्रग के साथ, ड्रग की जो सिंथेसिस है या इसके साथ जो है इसका रिलेशनशिप इन चैप्टर्स का, तो इन टॉपिक्स का, तो मतलब ये नहीं था पहले। तो अभी हम इसको देख लेंगे कि ये कैसा, मतलब कि इसमें क्या चीज़ बताई गई है। तो हम सबसे पहले अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है स्टीशियोमेट्री। तो स्टीशियोमेट्री का लफ्ज़ कहाँ से आया? स्टीशियोमेट्री दो लफ्ज़ ग्रीक के वर्ड हैं, स्टीशियोन और मीट्रॉन। स्टीशियोन का मतलब होता है एलिमेंट, इसका क्या मतलब होता है? एलिमेंट। और मीट्रॉन का मतलब होता है मीट्रिक, यानी मेजरमेंट। मेजरमेंट तो एलिमेंट की मेजरमेंट, इसको हम क्या कहते हैं? स्टीशियोमेट्री कहते हैं। अगर हम इसको देखें तो ये ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताया जाता है आपको। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या होता है? जिसमें क्वांटिटी को जो है वो डिस्कस किया जाए, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, एक तरफ हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स, और दूसरी तरफ हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इनका आपस में जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होगा ना, कि कितना रिएक्टेंट है तो कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए, या इतना प्रोडक्ट बने तो इसका रिएक्टेंट कितना था, इस चीज़ का जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है ना, ये हमें कौन बताता है? स्टीशियोमेट्री। किस इक्वेशन में? केमिकल। ये इक्वेशन होती है जब जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिखा जाता है, ये इक्वेशन होती है। तो हमारे पास ये इक्वेशन ना बैलेंस्ड होनी चाहिए, मस्ट बी बैलेंस्ड।
ठीक है, केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। ठीक हो गया, बैलेंस होनी चाहिए। अगर बैलेंस नहीं होगी तो स्टीशियोमेट्री आप परफॉर्म नहीं कर सकते। फिर उसके बाद स्टीशियोमेट्री की कंडीशंस क्या है, किन कंडीशंस के तहत ये काम करती है। तो आपने अपने रिएक्शन को, जो भी रिएक्शन आप उसमें कंसीडर कर रहे हैं, वो सारा का सारा रिएक्शन हो सकता है उसमें कोई साइड रिएक्शन हो जाता हो सकता है वो इनकम्प्लीट रिएक्शन होता हो प्रैक्टिकली, अगर जब हम उसको परफॉर्म करेंगे तो उसमें कोई साइड वाली चीज बन जाती हो सकता है उसमें कोई साइड वाली चीज बन जाती हो। तो हमने अपने रिएक्शन को ना कंप्लीट रिएक्शन समझना है, यानी इसमें आपने ये समझना है नो साइड रिएक्शन अकर, नो साइड रिएक्शन अकर। इसकी एग्जांपल मैं आपको कैसे दूंगा। फॉर एग्जांपल कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करती है तो इसके दो रिजल्ट्स हैं। ठीक है, एक रिजल्ट ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, एक रिजल्ट ये भी है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी। और जहाँ पे कार्बन जल रही होती है वहां पे लाजमी बात है कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन रहा होगा। लेकिन आपने समझना है कि हमारा रिएक्शन में क्या बना रहे हैं, हमारा रिएक्शन जो है उसमें CO2 बन रहा है। ठीक है, ये कंप्लीट रिएक्शन हम इसको कंसीडर करते हैं, इसको हम कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, और इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या बर्निंग, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या बर्निंग। तो ये कंडीशन है फर्स्ट जो कि मैंने आपको बताई कि नो साइड रिएक्शन कर। अगर आप अपने रिएक्शन को कंप्लीट नहीं समझेंगे तो तब तक आप उसकी स्टीशियोमेट्री नहीं कर सकते। आप अपने रिएक्शन को कंप्लीट समझें, जो भी उसका कंप्लीशन लेवल है उसको कंसीडर करके आपने अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। फिर अपनी जो कैलकुलेशंस हैं उसमें आपने दो लॉज को वायलेट नहीं करना, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वायलेट नहीं करना और दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को वायलेट नहीं करना। मस्ट बी ओबेड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मस्ट बी ओबेड इन योर स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, must be obeyed। इनको आपने लाजमी ओबे करना है। अगर आप इनको ओबे नहीं करेंगे तो आपकी जो स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं वो सही नहीं होंगी। फिर उसके बाद इसी स्टीशियोमेट्री के अंदर कंसेप्ट ऑफ मोल है। अगर तो आपको कंसेप्ट ऑफ मोल डिटेल से समझना है तो मैं आपको एक वीडियो, मेरी ही वीडियो है, उसको रिकमेंड करता हूँ, वो उसको आप जाके देखें तो आपको डिटेल उसमें सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। बट इसके अंदर मैंने इतना एक इंट्रोडक्शन ही क्योंकि दिया हुआ है, और अगर हम इसके ऊपर टाइम खर्च करेंगे, क्योंकि आप 9th में भी पढ़ के आते हैं, तो इसके ऊपर टाइम खर्च करने की बजाय हम इसको शॉर्ट समझ लेते हैं कि क्या है मोल, फिर उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। बाकी अगर आपने इसको डिटेल से समझना है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और कोई कबाहत नहीं है कि आप वो वीडियो देखेंगे तो कोई मतलब शान में आपकी कमी आ जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप कोई लोअर क्लास की वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि 9th क्लास में हम लोग वो सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, ग्राम मोलर मैथ्स, ग्राम एटॉमिक मैथ्स, ग्राम मॉलिक्यूलर मैथ्स, ग्राम फार्मूला मैथ्स, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पढ़ाई हुई हैं, सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं। तो आपने यहाँ से मतलब यहाँ तो इतना मैं डिटेल नहीं बताऊँगा, वहीं पे मैंने सारी डिटेल बताई हुई है, तो आप जाकर वो वाली वीडियो देख लें। तो 1 मोल सब्सटेंस, हमारे पास कोई भी 1 मोल सब्सटेंस है, ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास 1 मोल कार्बन है, ठीक है, तो उसमें 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। तो पार्टिकल्स का मतलब यहाँ पे एटम्स भी हो सकता है, एटम्स। पार्टिकल का मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स। और पार्टिकल का मतलब यहाँ पे फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स, ये मतलब भी हो सकता है इसका। तो आपने पार्टिकल से बहुत सारे मतलब है। ये फिर डिफाइन कौन करेगा? सब्सटेंस। कि सब्सटेंस कौन सा लिया आपने, एलिमेंट लिया है या आपने कंपाउंड लिया है?
और कंपाउंड में कौन सा कंपाउंड लिया है, आयनिक लिया है या कोवलेंट लिया है, ये फिर ये डिफाइन करेगा। ठीक हो गया। और 1 मोल अगर आपके पास एलिमेंट है तो उसमें आपके पास कितने एटम्स होंगे, इतने एटम्स होंगे। और इनका अगर वजन करेंगे, इसी 1 मोल एलिमेंट का वजन करेंगे तो इसको हम कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ये हम। उसके बाद अगर हम 1 मोल कोवलेंट कंपाउंड लेते हैं उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने। अब इन मॉलिक्यूल्स का जब वजन करेंगे तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फिर उसके बाद 1 मोल आयनिक कंपाउंड ले लेते हैं, 1 मोल आयनिक कंपाउंड है तो इसके फार्मूला यूनिट्स की तादाद कितनी होगी, इतनी। और अगर हम इसका वजन करेंगे इतने फार्मूला यूनिट्स का तो इसका वजन में कितना वजन आएगा ग्राम के अंदर, वो ग्राम फार्मूला मास होगा, फार्मूला मास, वो ग्राम फार्मूला मास होगा। ठीक है। और ये जो हमने लिखे हैं ये नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी आप इसको कह सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। ये क्या है, ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। और ये क्या है, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, ये नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। कोई भी मास है 1 मोल सब्सटेंस का, 1 मोल सब्सटेंस में कोई भी हो सकता है, 1 मोल एलिमेंट हो सकता है, 1 मोल, यानी मैं बात कर रहा हूँ ग्राम फार्मूला मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो ये सारा इनका एक नाम है, दैट इज मोलर मास, मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, कोई 1 मोल सब्सटेंस है उसका जब आप मास निकालेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, मोलर मास। एलिमेंट के अंदर जो उसके पार्टिकल्स होते हैं ना वो एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स हैं इसके। फिर एटम्स के अंदर जो सब पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब पार्टिकल्स। जो पार्टिकल से छोटे होते हैं वो सब पार्टिकल्स होंगे। ठीक है। अच्छा, कोवलेंट कंपाउंड के लिए पार्टिकल्स क्या हैं, वो है मॉलिक्यूल्स, ये पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स। फिर सब पार्टिकल्स क्या होंगे, एटम, सब पार्टिकल्स, सब पार्टिकल्स। फिर इनको भी हम सब पार्टिकल्स ही कहेंगे। ठीक है। आयनिक कंपाउंड के सब पार्टिकल्स कौन से हैं, फार्मूला यूनिट्स, फार्मूला यूनिट्स, सॉरी, आयनिक कंपाउंड के पार्टिकल्स कौन से हैं, फार्मूला यूनिट्स। और फार्मूला यूनिट्स के सब पार्टिकल कौन से हैं, आयंस। तो हमारे पास पहले पार्टिकल्स होते हैं, फिर उनमें उनसे भी छोटे हमारे पास क्या होते हैं, सब पार्टिकल्स होते हैं। तो इनके सब पार्टिकल्स में कैटायंस और एनायंस जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। फिर उसके बाद अगर हम बढ़े अपने फार्मूलाज की तरफ, आपके पास अगर मोल दिया हुआ है और आपने मास निकालना है तो आप सिंपल मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर आपको मास दिया हुआ है और मोल निकालना है तो मास को डिवाइड कर दें मोलर मास पे, आपके पास मास मोल आ जाएंगे। मोल से आपने पार्टिकल्स की तरफ जाना है तो आपने क्या करना है, अच्छा इस नंबर को ना, ये हमारे पास जो ये नंबर है इसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो और इसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मोल से पार्टिकल्स में जाना है, आपको मोल दिए हुए हैं, आपने पता लगाना है कि पार्टिकल्स उसमें कितने हैं। तो मोल को एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास पार्टिकल्स की तादाद आ जाएगी। और पार्टिकल से आपने मोल में जाना है तो मोल पार्टिकल्स जो दिए हुए हैं उसको एवोगैड्रो नंबर पे डिवाइड करें, तो एवोगैड्रो नंबर पे डिवाइड करने के बाद आपके पास मोल आ जाएंगे। पार्टिकल से सब पार्टिकल्स में जाना है, फिर आपने क्या करना होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा। इसके लिए, इस सारी चीज को समझने के लिए मैंने आपके लिए एक बड़ा ही अच्छा न्यूमेरिकल जो है वो तैयार किया है। इस न्यूमेरिकल को देखते हैं जरा, तो फिर उसके बाद इसको हल करते हैं। नंबर ऑफ मोल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हम क्या करेंगे, 9 ग्राम
9 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 18 ग्राम पर मोल। तो इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा 0.5 मोल। इसका जवाब 0.5 मोल आएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मालूम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? 0.5 मोल मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ये हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है। तो इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अभी हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, ये वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स, ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। फिर इसके बाद अगर हम इसमें टोटल एटम की बात करें, अगर हमारे पास ये H2O है तो इसमें टोटल एटम कितने? एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन के, तो टोटल 3 एटम्स हैं। तो 9 ग्राम के अंदर कितने एटम्स होंगे? तो हम क्या करेंगे, अब हम इसकी एटॉमिसिटी तीनों एटम्स की क्या बन रही है? 3 पर मॉलिक्यूल 3 एटॉमिसिटी है। तो हम इसको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, तो 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई जब करेंगे, 3 एटॉमिसिटी है, अब ये 9.03 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ठीक हो गया, ये आ गया। फिर इसके बाद अगर हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पता लगाना चाहते हैं तो एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एटम की एटॉमिसिटी क्या है? 2। तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या जवाब आएगा? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 ये आ जाएगा। फिर उसके बाद ये इतने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, ये हमारे पास क्या है? टोटल एटम्स। और ये हमारे पास क्या है? ये हाइड्रोजन एटम्स, यानी इतनी तादाद होगी 9 ग्राम वाटर के अंदर, इतनी तादाद हाइड्रोजन एटम की होगी। उसके बाद अगर हम कैलकुलेट करें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम H2O के अंदर एक ही ऑक्सीजन एटम है, तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे? 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो इसकी एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की क्या है? ये 1 है। तो हमारे पास इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे? 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे? 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। फिर हम अगर वाटर के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र करें तो ऑक्सीजन के अंदर, यानी हमारे पास जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के अंदर हमारे पास 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यानी ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की भी यही तादाद है और प्रोटॉन की भी यही तादाद है। फिर हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन और टोटल प्रोटॉन की तादाद कितनी हो जाएगी? यानी 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ से और 2 8, ये हो जाएंगे 10। तो हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर बात करें तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 और इसके साथ एटॉमिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी है? एटॉमिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 10, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है पर मॉलिक्यूल। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली प्रोटॉन भी सेम होंगे, तो 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 10 प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, ईच मॉलिक्यूल, उसकी एटॉमिसिटी होगी। तो हमारे पास 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 प्रोटॉन्स की तादाद होगी। इस जो हमारे पास जो
9 ग्राम ऑफ वाटर है, 9 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें मोल कितने थे? 0.5 मोल। और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे, यानी मॉलिक्यूल्स कितने थे? 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स थे इसमें, ठीक है। ये हमने निकाले थे। फिर इसके बाद इसमें ऑक्सीजन एटम्स कितने थे? 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स थे, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम्स कितने थे? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स थे, ठीक है। फिर इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ये इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, यही प्रोटॉन्स भी हैं। ये सारे आंसर्स हमने, यानी 9 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन हमने सिर्फ इसी चीज़ से मालूम की है। फिर इसके बाद अगला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? यानी 1 मोल जो हमारे पास गैस होगी उसका वॉल्यूम, ठीक है, एट STP लिखते हैं हम इसमें। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रेशर, इसके ऊपर जो हमारे पास गैस है, कोई भी आइडियल गैस है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होगा? स्टैंडर्ड टेम्परेचर गैस के लिए 0 डिग्री सेल्सियस होगा या 273.16 केल्विन, इतना टेम्परेचर होना चाहिए। और प्रेशर हमारे पास कितना होना चाहिए? 1 atm होना चाहिए या 760 टॉर हमारे पास प्रेशर हो, तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड प्रेशर है। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर आइडियल गैस जो है उसका वॉल्यूम कितना होता है? उसका वॉल्यूम होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अगर यही वॉल्यूम हम सेंटीमीटर क्यूब में लें तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.414 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके लिए हमने क्या किया है? डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज किया है, 1000 से मल्टीप्लाई किया है। इसी तरीके से जब हम इसको मीटर में देखें तो 1 मोल इज इक्वल टू 0.022414 मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब में इसकी वैल्यू होगी। अच्छा, जो वॉल्यूम ऑफ गैस है ना, वॉल्यूम ऑफ गैस, ये हम वैसे भी डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं। इसके लिए डेसीमीटर क्यूब या हम इसको लीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। और सेंटीमीटर क्यूब को हम मिलीलीटर भी कहते हैं, मिलीलीटर, और डेसीमीटर क्यूब को हम लीटर कह देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 1 मीटर क्यूब जो होता है वो हमारे पास 1000 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो अगर आपने मीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डेसीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में आना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर इसी तरीके से डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में आना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे पास अगर 0.1 मोल है, 0.1 मोल कोई भी गैस है वो 0.1 मोल है, तो उसका वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम कितना होगा? इतना होगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास 0.5 मोल है, ठीक है, कोई भी गैस है उसका 0.5 मोल है तो उसका वॉल्यूम इतना होगा। अगर हमारे पास कोई गैस 2 मोल है, 2 मोल, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा? ये हो जाएगा 44, ठीक है, 828 डेसीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा। ये हमारे पास 2 मोल के लिए है, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर मोल से हम किधर जाना चाहते हैं, हमारे पास कोई गिवन वॉल्यूम है, कोई भी वॉल्यूम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम है 44.828, हम मोल मालूम करना चाहते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे? हम इसको 22.414 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 मोल, ये मोल निकल आएंगे। तो हम इस तरीके से मोल भी मालूम कर सकते हैं, मैस भी मालूम कर सकते हैं किसी भी गैस के लिए। ये मोल आ जाएंगे ना, इसका मतलब है मोल, इसका पूरे का क्या मतलब है? इस पूरे का मतलब है मोल। इस मोल को हम मोलर मैस से मल्टीप्लाई करें तो मैस आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास अगर डेंसिटी हमने मालूम करनी हो मोल से, तो हम सिंपल मोल को 22.414 डेसीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें तो डेंसिटी आ जाएगी। इसी तरीके से डेंसिटी हम ऐसे ही मालूम कर सकते हैं कि मैस ऑफ गैस दिया हुआ है, तो मैस ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, तो मोल आ जाएंगे, मोल मल्टीप्लाई बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब से हम ये मालूम कर सकते हैं।
तो यही तरीकाकार इस MCQs भी है, जो एक्सरसाइज का MCQs है, उसमें 500 सेंटीमीटर क्यूब हमें वॉल्यूम दिया हुआ है और इस वॉल्यूम को पहले हम डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। डेसीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये मैंने आपको तरीकाकार बताया है कि हम 500 है उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा इसका जवाब 0.5 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास 0.5 डेसीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। तो फिर इसका पहले हम मालूम करेंगे मोल। तो मोल कैसे मालूम करेंगे? मोल हम ऐसे मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास गिवन वॉल्यूम कितना है 0.5 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 22.414, ये हमारे पास वॉल्यूम है, ठीक है। तो इस तरीके से वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम को हम इसके मोलर मास SO2 के मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0.5 डिवाइडेड बाय 22.414, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 64 को जो कि मोलर मास है SO2 का। तो इस तरीके से हमारे पास जो जवाब आएगा उसमें ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ये एक्सरसाइज में एक MCQ आया हुआ जो इसी टॉपिक से रिलेटेड था, तो मैंने यहीं पे आपको सॉल्व करा दिया। फिर इसके बाद इस टॉपिक का मकसद क्या है? इस टॉपिक में ये कहते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी गैस 1 मोल है, ठीक है, हमारे पास 3 डिफरेंट गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनका मास भी डिफरेंट है, लेकिन ये इनका वॉल्यूम जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम कितना होगा वो हमारे पास होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम यही रहेगा। तो इसी तरीके से ये टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है मोलर मास ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस, मोलर मास एंड डेंसिटी ऑफ गैस के डेंसिटी जो है वो गैस की और मोलर मास इसका क्या रिलेशनशिप है। आपको पता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया कि जो हमारे पास गैस होती है ना जिसका मोलर मास, हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन गैस का मोलर मास 2 है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस का मोलर मास 32 है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास जो है वो हमारे पास 44 है, लेकिन इनका वॉल्यूम है वो हमारे पास कितना है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो हम इस तरीके से हम लोग जो है वो वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करके मास से डेंसिटी बता सकते हैं गैस की, कि किस गैस की जो है वो डेंसिटी हमारे पास क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैंने कहा कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर हमें मास दिया हो तो हम डेंसिटी मालूम कर सकते हैं, और डेंसिटी दी हो तो हम मास भी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम का कांस्टेंट फिगर है हमारे लिए। तो इसी को लेके चलते हुए हमारे पास एक एग्जांपल है 4.2 जिसमें इसने डेंसिटी हमें दी हुई है और ये पर डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ है। पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब में इस गैस के जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे है, तो इस गैस का 1.43 ग्राम हमारे पास मौजूद है। तो हम इसके ग्राम मालिक्यूलर मास, यानी ग्राम मालिक्यूलर मास का मतलब है मोलर मास, हमने गैस का मोलर मास हमने मालूम करना है, यानी 1 मोल का मास जो है वो हमने मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे? हमें ये भी पता है कि किसी भी गैस का जो 1 मोल होता है, ठीक है, उसमें जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो हम इसको देखें पहले। तो इसके 1 डेसीमीटर क्यूब में जो गैस है उसका मास कितना है, इतना, और ये याद रहे ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर है, ठीक है। अगर हमारे पास इसी गैस के 22.414 डेसीमीटर क्यूब हो तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास एक मास आ जाएगा। ये मास जो है, क्योंकि हमें पता है कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब जब गैस के वॉल्यूम होता है तो उस वक्त मोलर मास हमारे पास वैल्यू आती है। तो लिहाजा ये हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, ये मोलर मास है, क्योंकि ये गैस जो है वो कोवलेंट कंपाउंड है, जो भी गैस है ये कोवलेंट कंपाउंड है, तो इस वजह से इसका ग्राम मालिक्यूलर मास हमने कहा हुआ है, और ग्राम मालिक्यूलर मास भी हमारे पास ये मोलर मास ही होता है। इसी तरीके से हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज है फिर 4.1। इसमें हमें दिया हुआ है ऑक्सीजन के 20 डेसीमीटर क्यूब दिए हुए हैं और ये हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। अब गिवन वॉल्यूम है तो उसमें हमने मोल मालूम करने के मोल कितने होंगे, तो 20 डिवाइडेड बाय 20 डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमारे पास जो जवाब आएगा वो इतना होगा। ये हमारे पास मोल आ गया, ये जो ऑक्सीजन गैस है इसके मोल इतने होंगे।
इसी तरीके से व्हाट वॉल्यूम डस 0.6 मोल ऑफ H2 गैस ऑक्यूपाई एट STP। अब हमें क्या दिया हुआ है, अब हमने मालूम करना है वॉल्यूम और हमें मोल दिए हुए हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, मोल को मल्टीप्लाई करेंगे 22.414 डेसीमीटर क्यूब से, तो 0.6 मोल मल्टीप्लाई बाय हमारे पास ये कितना है 22.414, ठीक है 414। तो ये हमारे पास इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास मोलर वॉल्यूम है। मोलर वॉल्यूम किस गैस का है, H2, जो कि हमारे पास एट STP जो है वो उसकी वैल्यू होगी। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिखें। जो भी आपका क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।